हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी 6 to 12 तक। ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉपिक देखेंगे, क्लास वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, एमसीक्यू। ठीक है। ये सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है और दूसरा की साइंस जो है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ से कवर करेंगे हम। ठीक है। यहाँ से कंप्लीट साइंस कवर हो जाएगी और कहीं पर तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी लगभग लगभग 100% के आसपास। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं टॉपिक वाइज कि भोजन कहाँ से आता है। 6 क्लास का है, ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। भोजन के घटक हैं। थर्ड है तंतुते वस्त्र और वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश, गति एवं दूरियों का मापन। और देखिए इसमें टॉपिक हैं प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान। ठीक है। तो ये 6 क्लास के टॉपिक हैं। 6 क्लास को कवर कर लेते हैं, क्लास वाइज चलेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, विज्ञान जो है 6 क्लास का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें कि भोजन कहाँ से आता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है, यानी कि जो सब कुछ खाता हो, मांस भी खाता हो और साग सब्जी सब कुछ खाता हो, तो वो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। ठीक है। तो इसमें ए और बी दोनों के गुण होते हैं इसमें। ठीक है। हम डिटेल आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो वस्तु जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, केवल जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्र करते हैं, इसे भंडारित करते हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र करने के बाद काम नहीं करना पड़ता। उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि फूल जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जो फूल होते हैं तो वो पहले ही जमा करके रख लेती हैं, क्योंकि फूल जो हैं वो साल में कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, तो उनका मकरंद भी साल में कुछ टाइम के लिए ही मिलेगा उनको। ठीक है। तो वो पहले ही जमा कर लेते हैं ताकि जो फूल हैं वो टाइम पर जो ना उगे तो वो अपना भोजन चला सकें। ठीक है। मधुमक्खियाँ फूलों से एक मकरंद एकत्रित करती है और इसे उन्हें छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण लेती है और पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। बताइए इनमें कौन सा सही है। बताइए इसमें कौन सा सही है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़ तथा तना, पुष्प, पत्तियों को खाया जाता है। सभी की नहीं, सभी की नहीं खाया जाता। कुछ ही प्लांट होते हैं जिनके तना, जड़, पुष्प, पत्तियों को खाया जा सकता है। ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य। ठीक है। कौवा मांसाहारी जीव है, नहीं, कौवा मांसाहारी जीव नहीं है, ये सर्वाहारी जीव के अंदर आता है। ठीक है। तो इसमें दूसरा और चौथा जो हैं वो गलत हैं, बाकी 1 और 3 सही हैं। ठीक है। तो 1 और 3 जो हैं उसमें देख लीजिए आप, डी 2 और 4, सॉरी 1 और 3 नहीं, 2 और 4, इसमें सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है ना, सत्य नहीं है। ठीक है। सत्य नहीं है जो वो कौन कौन सा है, दूसरा सभी को नहीं खाया जा सकता, कौवा मांसाहारी जीव है नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो जो सत्य नहीं है उन पे टिक करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो शेर एवं बाघ, बताइए दूसरे जंतु को खाते हैं, सही बात है। ठीक है। इसका इसके साथ, ठीक है, शाकाहारी जो क्या हैं,
जो पादप उत्पाद खाते हैं, ठीक है। पालक और फूल गोभी क्या है, सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद हैं, ठीक है। दूध, पनीर, घी, दही सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आप इसका आंसर देखिए कि पहले का जो है वो तीसरा है, ठीक है। और बी का बी का जो है पादप एवं पादप उत्पाद, पालक और फूल गोभी सब्जियां हैं, और दूध, पनीर सभी जंतु उत्पाद हैं। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ठीक है, इसी में दिख रहा है। और इसके अलावा पालक, फूल गोभी सब्जियां हैं 1, ठीक है। और दूध, पनीर, घी, दही क्या हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं, डी का दूसरा, ठीक है। आगे देखिए, शेर, बाघ दूसरे जंतु खाते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, पालक, फूल गोभी सब्जियां हैं, दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद हैं। भोजन के घटक बताने हैं आपको। भोजन के घटक निम्न में कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है, बताइए। भोजन के पोषक तत्व जिनसे पोषण मिलता हो। खनिज लवण से पोषण मिलता है, ठीक है। विटामिन से मिलता है, ठीक है, लेकिन आहार रेशे से पोषण नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें आंसर जो रहने वाला है वो 1 और 2, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा है, 1 और 2, ठीक है, बी आंसर इसका है। तो इसके डिटेल आंसर को पढ़ लेते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, ठीक है, और विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रुक्षांश और जल भी होता है, लेकिन कोई पोषक प्रदान नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, ठीक बात है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है, डी। डिटेल आंसर देख लेते हैं इसका। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश जो रेशे वाले भोजन होते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन सा नहीं है, देखो, अमीनो अम्ल प्रोटीन का होता है, मंड और शर्करा ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इसका डिटेल आंसर केवल एक, ठीक है, नहीं है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, वो अमीनो अम्ल है। क्यों, ये प्रोटीन का तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। भोजन पाए जाने वाले एक मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड की छोटी छोटी यूनिट मिलकर के क्या बनाती हैं, इनकी एक लंबी चेन मिल जाती है, तो क्या बनाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, ये प्रोटीन होती है। आगे देखो, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, बिल्कुल सही बात है, मोटापा बनता है। वसा शरीर को ऊर्जा देती है, ठीक है। वसा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा देती है, ध्यान रखना इस बात को। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर एक तरफ वसा रख दें और दूसरी तरफ कार्बोहाइड्रेट रख दें, ठीक है, क्या ये दोनों एक बराबर ऊर्जा देते हैं समान मात्रा में, नहीं। वसा ज़्यादा देती है, कार्बोहाइड्रेट कम देता है, ठीक है ना, ये कम देता है। तो वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, समान मात्रा में नहीं, कम मात्रा में भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला गलत है, ठीक है ना, समान मात्रा में नहीं देती। थोड़ी वसा ज़्यादा ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है तब भी बहुत कम ऊर्जा देता है, ठीक है ना। तो जो थर्ड है वो गलत है, बाकी 1 2 सही है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका डिटेल। ये देखिए बी, ठीक है, केवल 1 2 सही है और तीसरा गलत है। 1 2 सही है परंतु तीसरा गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है ना, समान मात्रा में है तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही हो जाती है। ठीक बात है, हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है, ठीक है ना। तो हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है ना। नाइट्रोजीनियस कुछ आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बैलेंस करने में कौन मदद करता है? वाटर, ठीक है। डिटेल आंसर क्या है? ये इसके दोनों सही थे, ठीक है। शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है हमें कुछ वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है। जब हम कुछ लिक्विड के रूप में लेते हैं जैसे जल, दूध, चाय इत्यादि, तो हमारी जल की आपूर्ति उनसे ही हो जाती है, ठीक है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, बताइए, आंसर बताइए स्क्रीन पे। एक सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाना है, ठीक है। विटामिन ए आपको पता है दृष्टिहीनता होती है। बी बेरी, सी रिकेट्स या सकरवी, डी रिकेट्स। तो ए जो है वो तीसरा है, ए तीसरा है तो इसको काट देंगे। बी एक है, बी एक, यानी कि इसको भी काट देंगे, बी एक, ठीक है। आगे देखो, सी जो है वो 4 है, सी 4 इसमें ही है, इसको भी काट देंगे, तो ए आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर ए। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, ठीक है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण है। रतौंधी रोग इससे होता है विटामिन ए की कमी से। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण हैं, ठीक है। सकरवी सी से होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी से रिकेट्स, कमी से रिकेट्स होता है, अस्थियां मुलायम और मुड़ने लग जाती हैं, जो हड्डियां होती है वो मुलायम हो जाती है और आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये पता होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव करने में सहायता करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। बताइए कौन सा असत्य है? अभी पढ़ा था हमने कि विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में हेल्प करता है, ना कि B1 बेरी जो कि हमारे काम की ऊर्जा वगैरह, ठीक है ना, इसमें मदद करता है विटामिन बी की कमी की वजह से। तो इसमें आंसर जो है बी है, क्योंकि B1 जो है वो घाव भरने में हेल्पफुल नहीं होता। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और जो घाव भरने में होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी भोजन पकाने से जो गर्मी बनती है उसमें भोजन में, उसकी वजह से वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी में क्या हो जाता है, ये बहुत जल्दी नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में कैल्शियम किसके लिए काम करता है? दंत क्षय के लिए, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी हड्डियाँ, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी हड्डियाँ वगैरह बनी होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसको गोइटर कहते हैं इंग्लिश में। लोह अस्थि क्षय, क्या ऐसा ही है? क्या ऑप्शन जो है वो सही है? इनको मिलाना नहीं है हमें, ठीक है ना। तो युग्मों पर विचार करना है, क्या ये जो सामने दे रखे हैं क्या सही है? कैल्शियम अस्थि क्षय, आयोडीन से घेंगा रोग, लोह से दंत क्षय, क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल, ठीक है ना। कैल्शियम से क्या होता है? अस्थि क्षय मतलब हड्डियों का गलना, यानी कि कमज़ोर पड़ना, ठीक है। आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है, लोह से दंत क्षय नहीं होता है, कैल्शियम से होता है, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो आगे देखिए कौन कौन सा सही है इसमें। युग जो है सुमेलित हैं, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग
अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थि एवं दंतक्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लोह की कमी से अरक्ता होती है और इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। अरक्तता, ठीक है ना, अरक्तता क्या होती है? खून की कमी। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? धीमी वृद्धि, धीमी वृद्धि किस वजह से होती है भाई, बताओ जल्दी से। धीमी वृद्धि किस कारण से होती है? क्या विटामिन की वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से, वसा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताओ। मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। इसकी वजह से क्या होता है? वृद्धि जो होती है धीरे होती है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक उपस्थित हो तो उनकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है, ठीक है ना। अगर ये लंबे टाइम तक शरीर में कम रहते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो उसकी वृद्धि जो है वो जल्दी से बढ़ती नहीं। थर्ड चैप्टर की तरफ चलेंगे, तंतु से वस्त्र तक, ठीक है। धागा पतला तंतुओं से मिलकर बना होता है, पतले तंतुओं से मिलकर बना होता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है। रुई और जूटे जैसे तंतु उत्पाद पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट, ठीक है, पादप से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या जूट बाहरी नारियल का आवरण होता है? नहीं। एक हेम्प नाम का प्लांट होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, बिल्कुल खींचा जाता है, ठीक है। और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। रेशम के कीड़े से ऊन जो है वो भेड़ वगैरह या ऊँट वगैरह जो होते हैं उनसे क्या होता है, ये तंतु प्राप्त होते हैं, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जानवरों से। ये रेशम का कोकून से खींचा जाता है और रुई और जूट जैसे तंतु उत्पादों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। ये पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, रुई और जूट। तो इसमें बी सही नहीं है। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे जंतु उत्पादों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडोन्स है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है और ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। कथन भी गलत है बस ओनली, ठीक है ना। भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, ऊँट है, याक के बालों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? बताओ कौन से संश्लिष्ट उदाहरण है? क्या फ्लैक्स है, क्या पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, रेशम है? कौन कौन से फ्लैक्स के, जल्दी बताओ। इसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आएगा, ठीक है ना। ये तो आपके आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और जो हैं ये नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं, फ्लैक्स और रेशम, ठीक है। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड करके बनाए जाते हैं और सिंथेटिक बोलते हैं इनको, ठीक है। कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम, ऊन जंतुओं के पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु भी कहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल फाइबर। ऐसे जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट, यानी संश्लिष्ट मतलब सिंथेटिक। सिंथेटिक लिखा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंथेटिक में आपका पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जूट की खेती कहाँ की जाती है बताइए? पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में, असम में। कहाँ की जाती है जल्दी बताइए, कहाँ की जाती है? देखिए, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, ठीक है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिन के लिए जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। देखो, पुष्पन अवस्था में काटते हैं जब पुष्प देने की अवस्था में होता है, और पटसन के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रखा जाता है। सही बात है, ताकि वो ढीले पड़ जाएं और रेशे के रूप में, ठीक है, निकल आए। रेशे के तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये यानी कि कहने का मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो देखिए, सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रखा जाता है, गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। प्रक्रिया में रुई के एक पंज से रेशों को खींचकर रखते हैं, और ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इस बात को। वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह कैसे बनाएंगे, देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस कौन सा जल में विलय है, कौन सा जल में घुल सकता है, बताइए। नींबू का रस तो घुल जाता है आसानी से। मिट्टी का तेल घुलता है, नहीं। सिरका घुल जाता है, ठीक बात है, घुल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो घुली होती है, ठीक है, जल में। तो नींबू का रस शिकंजी बनाते हैं, ठीक है ना, शिकंजी बनाते हैं। देखो, कुछ पदार्थ जैसे जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ कहलाते हैं या गैस, ठीक है। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। कुछ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ को अविलय कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, तेल कोई भी हो, ठीक है ना, तेल कोई भी हो, वो जल में नहीं घुलता है, ठीक है ना। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच। कौन सा पदार्थ पारभासी ट्रांसलूसेंट है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें से कुछ लाइट इसमें से आर पार हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी लाइट पड़ती है, कुछ इसमें से क्रॉस हो जाती है, ठीक है। पारभासी कहलाता है, यानी कि जिसमें से हम बहुत कम देख पाते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉग पड़ता है, ठीक है। तो स्टील की प्लेट, ये क्या ट्रांसपेरेंट है, ओपेक, ठीक है ना। ओपेक क्यों है, यानी कि अपारभासी, इसमें से कुछ नहीं देख सकते। पारभासी पूछा है ना, पारभासी बताइए। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, जी बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि पहले सिर में कागज़ को रगड़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको किसी और डायग्राम पे रख के उस पे हम पेंसिल से ड्रॉ करते थे, ठीक है ना, पेंसिल से ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो इसमें से कुछ आर पार निकल जाता है, ठीक है ना। तो तेल लगा कागज़, ठीक है। गत्ते का डब्बा, बताइए। गत्ते का डब्बा, गत्ते का डब्बा है क्या, नहीं, गत्ते में से क्लियर दिखाई नहीं देता, ठीक है। कांच, कांच ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कांच तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, कांच ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें से दो जो है वो सही है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं एक बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखो, वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें ओपेक की कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते के डिब्बे अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है ना। कांच क्या है, पारदर्शी, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज़, ठीक है ना, इसका आंसर ये है, तेल लगा कागज़, ठीक है ना। देखो, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर एक वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तु के निर्माण में किया जा सकता है। क्या पदार्थ सभी एक प्रकार की चीज़ों से बनी है, क्या एक ही प्रकार की चीज़ों से बनी है। इसमें सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है ना, सत्य नहीं है पूछा है। तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है कि ये वाला सेकंड वाला क्या है, सत्य नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या है, सत्य नहीं है। क्योंकि पहला वाला सही है, अलग अलग पदार्थों के गुण होते हैं, कुछ पदार्थ चमकदार भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, सेम पदार्थ से बनी है, ऐसा नहीं है। देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं के पदार्थ से बनी है, लेकिन वो एक पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, एक ही पदार्थ से नहीं बनी। पदार्थों का पृथक्करण, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो। पदार्थों के पृथक्करण से क्या क्वेश्चन बनते हैं, पदार्थों के पृथक्करण,
पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, विनोविंग, डिसैंटेशन। ठीक है। पृथक्करण की विधियां हैं। कौन सी पृथक्करण की विधियां हैं बताइए जल्दी से। देखो, निष्पावन, ठीक है, विनोविंग फटकारना, उसे हवा से निकालना, ठीक है ना, डिसेंटेशन निस्तारण बैठाना उसको, ठीक है ना, जैसे जल में मिट्टी घुल जाती है तो वो थोड़ी देर में बैठ जाती है। फिल्ट्रेशन फिल्टर करना, ठीक है ना। अलग अलग पृथक करने की विधियां हैं तीनों, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या देखिए एक बार इसकी। निष्पादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रण से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, चलनी से छालना, हाथ से उठाना हस्तचयन होता है। अवसादन, सेडिमेंटेशन बैठाना, थ्रेशिंग, वाष्पन, इवेपोरेशन मिश्रणों के अनेक अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। इवेपोरेशन से क्या करते हैं, नमक को निकालते हैं। हस्तचयन से क्या करते हैं, जैसे दाल वगैरह में से कंकड़ पत्थर निकालते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, पृथक्करण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। पृथक्करण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। रेत तथा जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। सही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है हमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पृथक्करण की विधियों के बारे में बताना है। किसी मिश्रण के कणों के सही नहीं है ये कथन बताना है, ठीक है ना। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है, सही नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। ये किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण इनके अलग अलग किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की क्या उसको अवसादन करके विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है, ये बताना है दूसरे का। और फिर इसके बाद ये देखो, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। तो इसका आंसर बताना है। देखो, ऑप्शन बी जो है, बी ऑप्शन में सही नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं हम कि चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े तथा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। निस्यंदन प्रक्रिया क्या है कि अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े का प्रयोग या फिल्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये निस्यंदन कहलाता है। दोनों प्रक्रियाओं के मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जितने बड़े उसके अवयव होंगे, यानी कि जो उसमें घुले होंगे, तो उनको उसी के आधार पर उतनी मोटी छलनी के आधार पर उसको अलग करते हैं, ठीक है ना। बहुत बारीकी से घुला हुआ है तो उसको कैसे अलग कर लेंगे, फिल्टर पेपर के द्वारा। आगे देखिए, मिश्रण के जल मिलाने पर बाहरी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है ना। जल मिलाने पर मिश्रण में बाहरी अवयव जो होंगे वो तली में बैठ जाते हैं और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है ना। निस्तारण कहते हैं जब मान लेते हैं इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें मिट्टी और पानी मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो हम अगर ये कुछ टाइम के लिए रखा रहेगा तो इसमें मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर है वो ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाटर साफ साफ ऊपर आ जाएगा, नीचे मिट्टी बैठ जाएगी। अब इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना। इसको उड़ाल करके, ठीक है ना, वाटर को दूसरे बर्तन में कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें कर लेंगे। तो ये निस्तारण प्रक्रिया कहलाती है। और द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। द्रव में अगर कोई ठोस घुला हुआ है तो कि द्रव को उड़ा देते हैं, ठीक है ना, वाष्प करके। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, जिस विलयन
में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन इसमें क्या कहलाता है। यानी कि लगातार हम मान लेते हैं कि पानी के अंदर हम लगातार चीनी घोल रहे हैं, ठीक है ना, घुलती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे विलयन से क्या कहलाता है बताइए। क्या वो संतृप्त है, क्या असंतृप्त है, कोलाइड विलयन है, जेल है, कौन सा कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके उस पदार्थ को संतृप्त कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक लिमिट होती है हर एक मिश्रण की, तो उसमें एक लिमिट तक घोला जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद घुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर नहीं घुलता वो। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने में उसकी विलेयता पर निम्नलिखित से क्या प्रभाव पड़ता है। किसी विलयन को यानी किसी सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। देखो जब चाशनी बनाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना, गर्म करके उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी बहुत आसानी से घुल जाती है उसमें, बजाय ठंडे पानी के, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है कि विलयन का तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। अगर किसी सॉल्यूशन के तापमान को हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो घुलनशीलता है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। औजारों में लोहे के फलक से बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय के निम्नलिखित से क्या परिवर्तन होता है। देखो जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड, ठीक है ना। एक्सपेंड का मतलब वो फैल जाता है, ठीक है ना। जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आता है कि रेल की पटरियाँ गर्मियों में उनका साइज़ बढ़ जाता है जब भी रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है, ठीक है ना। उनके जो नीचे लोहे के खंभे लगे होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है बीच में, ठीक है ना। क्यों, गर्मियों में वो फैल जाती हैं। तो देखिए औजार के लोहे के फलक में लकड़ी का हत्था लगाया जाता है तो उस वल्ले वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर निम्न क्या परिवर्तन होता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, निम्न से कोई नहीं, ठीक है ना। अभी बताया आपको कि उसका जो होता है आकार, जिसमें औजार के फलक में एक वल्ले होता है, ठीक है ना। हत्थे को अगर फंसा दिया जाता है साधारणतः इस वल्ले का आप लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये लकड़ी का हत्था है, ठीक है ना, इसमें एक लोहे का सर्कल लगा होता है, ठीक है। ये सर्कल को छोटा रखा जाता है थोड़ा सा लकड़ी के हत्थे से, ठीक है ना। अब इसको गर्म किया जाता है, हत्थे को फंसाने के लिए वल्ले को गर्म किया जाता है। इस वल्ले को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। इस वल्ले को गर्म करते हैं, ये वल्ले जो है इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, ये थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है ना। इसका आकार बड़ा हो जाता है और हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जैसे ही गर्म करते हैं तो ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है और इस पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वल्ले ठंडा होता है सिकुड़ता है और हत्थे पर कस जाता है। जब जब ये ठंडा होता है तो इस लकड़ी पर ये पूरी तरह से कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के गर्म रिंग को कसने के लिए भी किया जाता है। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है लकड़ी का, उसके ऊपर क्या होता है, एक लोहे का भी सर्कल लगा होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज़ का जलना, अब बताना है। कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। इनमें से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित रिवर्स किए जा सकते हैं। रिवर्स मतलब पहले बनाने के बाद फिर उसको वापस उसी अवस्था में लाना, रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कागज़ का जलना दोबारा इस राख से कागज़ बन सकता है, नहीं बन सकता। दूध का दही, दही से कभी दूध बनता है वापस, नहीं बनता, ठीक है ना। नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुल जाएगा, दोबारा से वो नमक को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन में बदलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन में बदलना, भाई मिट्टी का कोई बर्तन बना दिया उसको पीस करके दोबारा से मिट्टी बना देते हैं। तो 3 और 4 दोनों सही हैं, ठीक है ना। डी, तो देखिए इसका डिटेल, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जाता है तथा कुछ को नहीं। कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, और ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकते, यानी कि दोबारा रिवर्सिबल नहीं है। जबकि नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है, परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। एक है कि साधारण, ठीक है ना, साधारण
बर्तन बनाना मिट्टी से, ठीक है ना, बिना पके, ठीक है ना। जो बिना पके हैं उनको तो वापस कर सकते हैं, लेकिन पकने के बाद, ठीक है ना, पकने के बाद क्या क्या नहीं हो सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। पौधों को जानिए, पौधों के बारे में देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है 7th। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पुष्प के बाह्यदल, पुंकेसर, मूलांकुर, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। यानी से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या केवल एक सही है? सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है ना। कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित यानी कि फूल का कौन सा भाग नहीं है? केवल 1 और 4, बाह्यदल, स्त्रीकेसर तो फूल में होता है, ठीक है ना। केवल 4 और 5, 4 और 5 स्त्रीकेसर तो होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है ना। केवल 5 मूलांकुर। बताइए अब जल्दी से, मूलांकुर, ठीक है ना। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश तंतु के पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिकाग्र और अंडाशय बीजांड स्त्रीकेसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, तथा मूलांकुर बीज से संबंधित है। देखिए पुष्प का एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर स्त्रीकेसर यानी कि फीमेल पार्ट होता है, ठीक है ना। ये फीमेल पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके साइड में पंखुड़ियाँ होती हैं इसकी, ठीक है ना। इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, ठीक है। ये फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं, ये फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं। इसमें ये पुष्प की पत्तियाँ हैं, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें नीचे और पत्ते लगी होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पत्ते लगी होते हैं। और फिर उसके बाद इसमें जो पुरुष क्या बोलते हैं, मेल पार्ट जो होता है, ये स्टेमन, ठीक है ना, पुंकेसर, ठीक है। इसमें पोलन ग्रेन्स परागकण निकलते हैं, ठीक है, इसके अंदर से। ये कंप्लीट क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये पेटल्स होती हैं, ये थैलेमस होता है, ठीक है। ये सेपल होता है, ठीक है ना। ये सेपल होता है, ये थैलेमस होता है, ठीक है। ये पेटल होता है, पुष्प की पत्तियाँ, ठीक है। ये पेटल, ठीक, क्लियर। आगे देखो, पत्तियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। पत्तियों के संदर्भ में, पत्ती की सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जाली का रूपी तथा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्ण, वृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति मंड संश्लेषित करती हैं। पत्ते वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्ते वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं, जलवाष्प का नहीं करती, ठीक है ना। दूसरे के प्रकाश में ही करते हैं। पर्ण, वृंत और फलक होते हैं, ठीक है। और पत्ती के शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसमें से जो होगा वो डी, ये जलवाष्प का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। कथन ए बी सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने को दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक बात है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, सही बात है, ठीक है ना। तो इसमें कथन पूछा है कौन सा सही है, तो कथन एक भी सही है, दो भी सही है, ठीक है ना। तो 1 और 2 तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तना उपयुक्त तो दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्ष के तने कठोर होते हैं, ठीक है ना। बड़ा घना पेड़ होता है तो उसके तने क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, जैसे बेल वगैरह होता है, इनको विसर्पी लता कहते हैं। जब कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं, खड़े रहते हैं बिल्कुल सीधे, ठीक है ना। आगे देखो, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ों के संदर्भ में जड़ क्या होते हैं? जड़ सही पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये देखना है, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है, बिल्कुल सही बात है,
ठीक है ना। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले जड़ों की पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त या पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। नहीं, ठीक है ना। केवल एक सही है इसमें, क्योंकि इसमें जो जड़ होती है वो नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाती हैं और पौधे को पकड़ बनाए रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। एक सही है जब ये कथन, क्योंकि दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ठीक है ना। एक जड़ तो ऐसी होती है बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें से साइड में से पार्ट निकले होते हैं, ठीक है ना। एक जड़ ऐसी होती है जैसे घास होती है, तो घास में बहुत सारे ऐसे रेसे रेसे से निकलते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या होती है, घास गिरो होती है, ठीक है ना। ये घास की जो जड़ होती है वो रेसे रेसेदार होती हैं। जब हम घास को काटते हैं तो उसमें बहुत सारी जड़ निकलती हैं, ठीक है ना। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर विन्यास वाले युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें समांतर होती है। देखो एक बार, ऐसी जड़, ऐसे जो प्लांट होते हैं सारे, ठीक है ना, ऐसे जो प्लांट होते हैं, पत्तियां होती है, उनकी जड़ क्या होती है, रेशेदार होती हैं, ठीक है ना, गुच्छा निकलता है जड़ का, ठीक है। जबकि ऐसी जिनके अंदर पत्तियां होती हैं ऐसी पत्तियों वाले प्लांट जिनकी पत्तियां ऐसी होती हैं, ठीक है ना, ऐसी पत्तियां होती हैं जिनकी, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो डाइकोट प्लांट होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो जड़ होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। एक मेन जड़ होती है, फिर उसमें से और जड़ निकलती हैं, फिर उसमें से और जड़ निकलती है, तो एक जड़ मेन होती है, ठीक है ना, मूसला जड़ होती है, ठीक है। इसके अंदर जिनकी पत्तियां ऐसी होती हैं और जिनकी पत्तियां ऐसी होती हैं ऐसे घास की तरह, ठीक है ना, उसमें सीधी सीधी लाइनें होती हैं, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होती है, रेशेदार जड़ होती है, जो घास की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, ठीक है ना, मक्का है, वो सारी किस्में आती हैं रेशेदार जड़ों में आती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है, जड़ कौन सा नहीं है। क्या गाजर एक जड़ है, मूली जड़ है, आलू जड़ है, शलजम जड़ है। आलू क्या पढ़ते हैं हम, तना पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो गाजर भी एक जड़ है, मूली भी एक जड़ है, शलजम भी एक जड़ है, ठीक है ना। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं, इसमें खाने में प्रयोग करते हैं इन जड़ों को हम, ठीक है ना। आलू क्या है, तना। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बताइए। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, प्रकाश की ज़रूरत है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है ना। तो 1 5 2 4, 1 2 4 5, ठीक है ना, क्या है, 1 2 4 5, ठीक है ना, 1 2 4 5, ऑप्शन सी, ठीक है ना। आगे देखो, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस क्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अतः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने 6 क्लास में पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बाहर से CO2 लिया जाता है, CO2 लिया जाता है, CO2, ठीक है ना, नीचे से H2O लिया जाता है, ठीक है, और मिनरल्स लिए जाते हैं नीचे से, ठीक है, और प्लांट द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। सनलाइट ली जाती है ऊपर से, सनलाइट पड़ती है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को। आगे देखो, शरीर में गति है, शरीर में गति है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दुराग संधि, पाइवोटल जॉइंट, सभी दिशाओं में गति करने वाली संधि। अचल संधि, गर्दन सिरे को जोड़ने वाली संधि। कंदुक खल्ली का संधि, एक दिशा में गति करने वाली संधि। हिंज संधि, गति न करने वाली संधि। बट इनको मिलाना है हमें, ठीक है ना। पाइवोट जॉइंट कौन से होते हैं, अचल फिक्स्ड जॉइंट कौन से होते हैं, देखो फिक्स्ड जॉइंट ये इनमें मूवमेंट नहीं हो सकती। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि आपका हाथ और कंधे का है, ठीक है ना। हिंग जॉइंट जैसे घुटने वगैरह का है। तो इसमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है। देखिए एक बार, डी ऑप्शन में दूसरा, ठीक है ना, एक दूसरा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली पाइवोटल जॉइंट, ठीक है ना, ये हमारी सिर है, ठीक है ना, इसके पीछे हमारी वर्टिबल कॉलम्स हैं, ठीक है ना। ये पाइवोट जॉइंट कहलाता है। एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है,
पाइवोट जॉइंट पाया जाता है, ठीक है ना। फिक्स जॉइंट जैसे हमारे सर का है, ठीक है ना, हमारे सर में, ठीक है ना, हमारी खोपड़ी जो बनी होती है 8 हड्डियों के मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। इन हड्डियों को जो है ये फिक्स होते हैं, इनको फिक्स जॉइंट कहते हैं। गति नहीं करने वाली संधि, ठीक है। अब देख लेते हैं बी का 4, ठीक है ना, गति करने वाली नए संधि, ठीक है ना। कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सी है? एक दिशा में गति करने वाली या फिर सभी दिशाओं में गति करना। हमारा हाथ क्या है, पूरी चारों दिशाओं में घूम सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना। इनमें एक कुछ इस तरीके से होता है, इसमें दूसरी हड्डी कुछ इस तरीके से फिट बैठती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से फिट बैठती है। तो ये जॉइंट जो होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। हिंज जॉइंट, एक दिशा में, जैसे हमारा घुटना आगे की साइड नहीं मुड़ सकता, पीछे की साइड ही मुड़ता है, ठीक है ना। तो हिंज जॉइंट समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं अस्थि या उपास्थि, हड्डी या कार्टिलेज मानव कंकाल बनाते हैं और कंकाल को शरीर को आकृति देता है, चलने में सहायता करता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रेणी, मेखला, आत्माओं की अस्थियों से बनता है, ठीक है ना। मानव कंकाल में कई संधियाँ होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को दुराग्र संधि कहते हैं, ठीक है ना। इस पर हमारी जो मूवमेंट है वो पीछे की साइड नहीं होती, ठीक है ना, साइड में हो जाती है लेकिन 360 में नहीं होती, जो हमारी गर्दन होती है, ठीक है ना। तो इसमें खांचे बने होते हैं। जो हमारा सर होता है, जो हमारा सर होता है उसमें 2 छेद होते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला जो कॉलम होता है पहला, ठीक है ना, उसमें कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जो सिर में पीछे की साइड सटीक बैठती है, ठीक है ना। तो पीछे के हिस्से में यहाँ से क्या होती हैं, नर्व निकली होती हैं, ठीक है ना। ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहलाता है, ठीक है ना। डाई कॉन्डाइल 2 इसमें ऑसिपिटल होते हैं, 2 इसमें छेद होते हैं, ठीक है। आगे देखो दुराग्र संधि, बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, ठीक है ना। अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ ऐसी भी हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, यह अचल संधि कहलाती है, फिक्स वाली। जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि है, ठीक है ना, जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि है। और नेक्स्ट है कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कंधे और कूल्हे की अस्थियाँ होती हैं, सभी दिशाओं में घूम सकती है, ठीक है ना। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियाँ होती है, एक ही दिशा में गति प्रदान करती हैं, ठीक है ना। कोहनी हमारी एक ही दिशा में करती है, आगे एक साइड मुड़ती है, पीछे की साइड नहीं मुड़ सकती, ठीक है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं उतना मोड़ा जा सकता है, जिसे उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि और शरीर की संधियों में उपास्थि पाए जाते हैं, जैसे हमारी नाक का आगे का हिस्सा होता है, ठीक है ना, नोज का आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। और ईयर जो कान होता है, कान में कोई हड्डी नहीं होती, बाहर की साइड जो हड्डियाँ होती हैं वो अंदर की साइड होती है। मैलिस इनकस और स्टैपिस, MIS, मैलिस इनकस और स्टैपिस 3 हड्डियाँ होती हैं, सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस होती हैं, ठीक है ना। ईयर में अंदर की साइड होती है 3, बाहर की साइड जो कान निकला होता है, बाहर की साइड जो कान होता है उसमें कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है ना। ये कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। और ये जो हैं ये हड्डियों से नहीं बनी, इनको आसानी से हम मोड़ सकते हैं लेकिन ये अपनी स्ट्रक्चर में दोबारा से वापस आ जाते हैं, इनको उपास्थि कहते हैं, ठीक है ना। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। बताइए इनमें कौन सा कथन सही है? क्या संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं? पेशी जो होती हैं मांसपेशी कठोर, छोटी और मोटी हो जाती हैं, अस्थि को खींचती हैं। पेशियों के जोड़ों एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। बताइए। पेशियों के जोड़ों के एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति नहीं करती है, ठीक है। केवल एक सही है, क्यों कथन एक सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। पेशियों से सिर्फ खींचा जा सकता है, ये पीछे की साइड दोबारा से मूव नहीं करती। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है, ठीक है ना। जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। जो मांसपेशी लगी होती है हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशी लगी होती है, इनसे क्या होती है, अस्थियां गति करती है, नहीं कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से, ठीक है ना।
किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, जबकि दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है, उस अस्थि दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी स्थिर लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में खिंच जाती है। यानी कहने का मतलब कोई ऐसे है तो कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे। तो एक इधर साइड आएगी तो एक साइड से मोटी हो जाएगी, ठीक है ना, एक इधर साइड खींचेगी, ठीक है ना, ये इधर से पतली हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक साइड से ये पतली हो जाती है, लंबी हो जाती है, और एक साइड से ये मोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब स्थिर पेशी से कुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचते हैं, जबकि पहली पेशी अब स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। जो ये हैं पेशी, ठीक है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, अगर इस दिशा में आई, ठीक है ना, इस दिशा में अगर ये आई तो मान लेते हैं कि ये मोटी हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये वाली अस्थि इधर साइड खिंच गई, ठीक है ना, ये अस्थि जो है ये इधर साइड खिंच गई, तो इसको रिलैक्स में लाने के लिए वापस खींचेगी अपनी साइड, ठीक है ना, और ये इधर साइड खींचेगी, ठीक है ना। तो ये रिलैक्स में आएगी तो ये बीच में फिर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्थिर हो जाती है। केंचुए की शरीर रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुए का मेरुदंड लंबा, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। केंचुए में गति केंचुए में गति जो शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। के शरीर की आधे स्तर पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि तक पकड़ बनाने में सहायता करती है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। बताइए। ऑप्शन ए, ठीक है ना, केंचुए के शरीर में अस्थि नहीं होती है परंतु इनमें पेशियां होती है। इनके पेशी शरीर के घटने, संकुचन, बढ़ने में विस्तारण करती हैं। केंचुआ आपने देख रखा होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसके शरीर पे बहुत सारे ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये सिकुड़ता है, ठीक है ना, साइज में छोटा हो जाता है और थोड़ी देर बाद ये फिर बड़ा हो जाता है। जब ये आगे की साइड बढ़ता है तो इसी घटने बढ़ने की वजह से ये मूव भी करता है, ठीक है ना, विस्तारण होता है, घटता है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से केंचुआ गति करता है। ए गलत है, कथन बी, सी एवं डी सही है, ठीक है ना। तीन ऑप्शन सही है, पहला गलत है। पहला क्या ऑप्शन था कि केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। पेशियां असंख्य कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं और शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। केंचुए द्वारा किए गए कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, पौधों को फायदा पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये जो केंचुआ होता है ये मिट्टी को लगातार खाता रहता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो उपजाऊ बन जाती है, ठीक है ना। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। केंचुए के श्वसन, केंचुए नासिका ग्रंथि की नाक तो होती नहीं, इसमें केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, सही बात है। मुख द्वारा श्वसन करते हैं, नहीं। ऊपर में से कोई नहीं, नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है, बी, ठीक है ना, स्किन द्वारा सांस लेते हैं। और जो जोक होती है, ठीक है ना, जोक भी जो होती है वो भी स्किन के द्वारा सांस लेती है, ठीक है ना। मेंढक भी जो है वो भी स्किन के द्वारा सांस ले सकता है, ठीक है ना। मेंढक भी क्या करता है, स्किन के द्वारा सांस ले सकता है। और इस पे गिल्स भी होते हैं, ठीक है ना, गिल्स भी होते हैं मेंढक के क्या गिल्स भी होते हैं, ठीक है ना। इस स्किन से सांस भी ले सकता है, लंग्स भी होते हैं। और जो टेडपोल स्टेज होती है इसमें गिल्स होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना। अस्थियों का नहीं बना होता, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। और कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। केवल एक और दो सही है। उसके जो पेशीय पाद होते हैं वो चलने में मदद करते हैं, संतुलन बनाने में नहीं। उसकी जो नेचुरल वो उसका प्रोटेक्टिव कवर होता है, ठीक है ना। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, यह एक सिंगल यूनिट होता है और घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है, घोंघे के साथ खींचता है। और कथन 3 गलत है। घोंघे के पाद एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करते हैं और सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना। इनमें 4 दे रखे हैं, ठीक है ना, ABCD, इनमें से आपको मिलाना है, ठीक है। तिलचट्टा जो होता है इसके
पक्षी, मछली, सर्प, ठीक है ना, इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। किसका बाहर कठोर कंकाल द्वारा किसका ढका होता है? तिलचट्टे का। इसका शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा होता है। अनेक वलय लूप में किसका मुड़ा होता है? बताइए जल्दी। तिलचट्टा जो है इसका कठोर, ठीक है ना, जब तिलचट्टे को पकड़ते हैं हम या ठीक कॉकरोच को पकड़ते हैं तो उसका जो बाहर का कवरिंग होता है बड़ा कठोर कठोर सा होता है, ठीक है ना। और पक्षी जो होता है इसके अस्थियों में इनकी होलो बोन होती हैं, ठीक है ना, होलो बोन, ठीक है ना, होलो बोन होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, ठीक है ना, अंदर से खोखली होती हैं। और फिर जो मछली होती है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब आगे से भी पैना और पीछे से भी पैना, ठीक है ना, ऐसे। तो मछलियों का शरीर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन। और सर्प जो होता है अनेक वलय लूप से मुड़ा होता है, वलय लूप में मुड़ा होता है, ठीक है ना, इसका शरीर। आगे देखिए, तिलचट्टे का शरीर बाहर ठोस कंकाल से बना होता है। यह कंकाल विभिन्न एकल संधियों द्वारा बनता है। इनके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने में, उनको मोड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, एयर स्पेस होता है, जिनके कारण उनकी हस्तियाँ हल्की और मजबूत होती हैं। अगर पाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। आगे वाली जो हड्डियाँ होती हैं उनकी वजह से पक्षी के पंख बने होते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से वो आसानी से उड़ सकता है, ठीक है ना, जिनकी वजह से वो आसानी से उड़ सकता है। समझ में आ गया? आगे देखो, मछली का शरीर एवं पूंछ उनके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। मछली के शरीर के दोनों और एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं, ठीक है ना, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना। मछली का जो शरीर का हिस्सा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, आगे से भी पतला और पीछे से भी पतला, ठीक है ना। और सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं। शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। वलय को आगे को धक्का देता है। वलय सांप जो है वो अपने शरीर से रेंगता है, ठीक है ना, वो वलय के कारण रेंगता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी क्या है स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल, ठीक है ना। अभी सांप की स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखो, मान लेते हैं कि ये, ठीक है ना, ये एक स्नेक है, ठीक है। एक मिनट, इसको और सही बना देते हैं। इसमें बहुत सारी वलय होती हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी वलय होती हैं, ठीक है। और इसके शरीर में कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है बाहर की साइड। और अगर हम अंदर की बात करें तो इसके शरीर पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल, जिनकी वजह से ये आगे मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो आगे चलता है, फिसलता है, ठीक है ना, इसके पैर नहीं होते, वलयाकार गति करता हुआ चलता है। सजीव एवं उनका परिवेश, ठीक है। पौधों एवं जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो इन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। और मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति में सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन बाद वह सहज हो जाता है। अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। क्या ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण है? आपको बताने कमेंट में। तो दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि आपके जो कोई क्वेश्चन है साइंस का वो कंप्लीट रिवाइज हो जाए आपका, और अच्छे से आपको जो पेपर है उसको आसानी से आप ब्रेक कर सको, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाते रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए। पहले हम साइंस को कवर कर लेते हैं। अभी 6th क्लास का साइंस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर ऐसे ही हम 12th तक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहेंगे, और धन्यवाद।